अब भाई शुरू करें क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो बताओ राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। कौन लगाता है महाभियोग? गुड। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर महाभियोग है? 61। और कोई आर्टिकल है 61 के अलावा, 61 के अलावा? तो अब तक जो पढ़ा है समझ में आ गया। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये आपका आखिरी टॉपिक है। प्रेसिडेंट वाले टॉपिक का आखिरी टॉपिक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ना भी समझना भी सारी चीज़ों को। पावर ऑफ प्रेसिडेंट को हम दो भागों में बांट के समझते हैं। ये दो पार्ट देखो, ये जो पार्ट है समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ऐसा कोई डिवीजन है नहीं, केवल समझने के पर्पज से। एक तो ये कि भारत का जो राष्ट्रपति है, आपने सुना होगा कि रबड़ मोहर जैसा काम करता है। रियल पावर तो राष्ट्रपति के पास होती नहीं है, तो रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो भारत का राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, यानी नॉमिनल पावर का इस्तेमाल करता है। नॉमिनल को बोले तो कि केवल और केवल कार्यकारी शक्ति हैं इसके पास, कार्यकारी शक्ति है। नॉमिनल का मतलब इन पावर का इस्तेमाल ये भारत के प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसकी सलाह से करता है। बात समझ में आ गई? तो भारत का राष्ट्रपति एक तो उन जगहों पे काम करता है जहां पे इसको प्रधानमंत्री की या मंत्रिमंडल की सलाह लेनी होती है, और एक पॉइंट है कि कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जहां पे राष्ट्रपति रियल पावर का इस्तेमाल करता है। रियल पावर का मतलब बोले तो स्व विवेक शक्ति। वहां पे राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करता है। कभी कभी देखो एग्जाम में इस तरीके से भी सवाल आ जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की स्व विवेक की शक्ति कौन कौन सी है। तो स्व विवेक मतलब खुद अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। तो सबसे पहली चीज स्व विवेक को अपन समझते हैं। एक, जब ऐसी स्थिति आ जाए जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, यानी एट द टाइम ऑफ हंग पार्लियामेंट त्रिशंकु संसद बन जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, और स्पेशल जब स्पष्ट बहुमत, जब क्लियर किसी को भी मेजोरिटी नहीं है, तो प्रधानमंत्री बनाना जरूरी होता है। तो भारत का राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देगा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की स्व विवेक शक्ति। यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो स्व विवेक का इस्तेमाल करता है। कब? ड्यूरिंग द हंग पार्लियामेंट, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। तो एक तो ये वाला पॉइंट है जो इंडिकेट करता है कि राष्ट्रपति की स्व विवेक शक्ति है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ये कार्य करता है, किसी की सलाह नहीं लेता है। दूसरी चीज, यदि उसे कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना हो, जब कैबिनेट को उसको टर्मिनेट करना हो। अब देखो कैबिनेट टर्मिनेट क्यों होगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, जब कैबिनेट का विश्वास खत्म हो गया हो, मतलब जब कैबिनेट का बहुमत समाप्त हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो कैबिनेट की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, वो कैबिनेट को टर्मिनेट कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो ये दूसरी वजह हो गई जहां पे राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है। तीसरी बात कि जब कोई बिल
बन के संसद के द्वारा जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल पर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। वीटो शक्ति में उसके पास कई सारी पावर है, हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो पढ़ेंगे, आगे आएगा। वीटो पावर का मतलब ये है कि वो एक बार उस बिल को दोबारा संसद को भेज सकता है, जिसको हम कहेंगे पुनर्विचार। तो यहां भी वो स्वयं विवेक का इस्तेमाल करके उस बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है पार्लियामेंट को। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जहां पे भारत का राष्ट्रपति स्वयं विवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है आपका, यदि लोकसभा को भंग करना हो। तो देखो जनरली लोकसभा को जब भंग किया जाता है तो यहां पे प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता होती है, लेकिन मान लो मंत्रिमंडल ही बर्खास्त है, यदि मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। तो ये चार ऐसी जगह है जहां पे भारत का राष्ट्रपति अपनी विवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल करता है। पहली बात, जब किसी भी पार्टी को विशेष बहुमत नहीं हो तब प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। दूसरी चीज, यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है और इस्तीफा देने से मना कर रही है तो भारत का राष्ट्रपति उस मंत्रिमंडल को, उस कैबिनेट को टर्मिनेट कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तीसरी बात, जब कोई बिल, नया बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने की बजाय उस पर वीटो लगा सकता है, उस बिल को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज सकता है। तो ये कौन सी हो गई वीटो शक्ति, किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए। चौथी बात आती है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और लोकसभा को भंग कब करेगा? जब कैबिनेट टर्मिनेट हो चुकी है, जब मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया है तो वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कौन सी एग्जाम के लिए? यदि आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं वहां भी बन सकता है, आरएएस के लिए बन सकता है, सीएपीएफ के लिए बन सकता है। और आजकल के एग्जाम में देखें तो इस तरीके के सवाल फैक्चुअल बेस पे बन सकते हैं नए पैटर्न को देखते हुए। तो ये चार बातें ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह लेने की लिए जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये है स्वयं विवेकीय शक्ति, रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बाकी मामलों में भारत के राष्ट्रपति के पास नॉमिनल पावर है, हर काम को करने के लिए उसको प्रधानमंत्री से पूछना होगा। प्रधानमंत्री वर्ड का मतलब मैं आपको अभी समझा दूं। 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन ये आगे आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हुआ था कब? 1976 और ये हुआ था 1978। याद करने का एक छोटा सा तरीका है, 4 और 2 6 होते हैं तो यहाँ भी 6 है, 4 और 4 8 होते हैं तो यहाँ भी 8 है। तो एक आइडिया लग सकता है आपको याद करने के लिए। ये दो संविधान संशोधन ऐसे हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हुआ था। तो ये दोनों संविधान संशोधनों में, संविधान के संशोधनों में ये डिसाइड हुआ कि राष्ट्रपति की जो पावर है उस पावर को चेंज करेंगे, और राष्ट्रपति की पावर को चेंज करके ये कर दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति जब भी कोई काम करेगा तो प्रधानमंत्री से पूछेगा। यहाँ पे एक बात स्पष्ट कि प्रधानमंत्री से पूछेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री से अकेले पूछेगा। प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्रपति को सलाह देगा तो वो अपनी कैबिनेट से जरूर पूछेगा, अपनी मंत्रिमंडल से जरूर पूछेगा। तो कैबिनेट ने सलाह देने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो जनरली कहने में तो ये आता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति काम करता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये है कि कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। कैबिनेट का नाम ना आकर कैबिनेट का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसलिए हम प्रधानमंत्री का शब्द यूज करते हैं। कैबिनेट सलाह देगा प्राइम मिनिस्टर को और ये पूरी ज्वाइंट सलाह मानी जाएगी प्रधानमंत्री की सलाह, और उसको हम कहेंगे कि अब राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह से काम कर रहा है। ऐसे कार्य ये कहलाते हैं नॉमिनल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है और इन शक्तियों का प्रयोग इनकी सलाह के बिना वो नहीं कर सकता। केवल और केवल ये 4 जगह ऐसी थी जहां पे राष्ट्रपति बिना कैबिनेट की सलाह से काम करता था। तो चलो अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति की नॉमिनल पावर क्या क्या है। तो देखो, राष्ट्रपति की जो नॉमिनल पावर है
नॉमिनल पावर को मैं आप एक बार समझा देता हूँ पूरा का पूरा। हम पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पावर रखता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति स्टेट गवर्नमेंट में क्या पावर रखता है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति इमरजेंसी के दौरान उसके पास क्या पावर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास मिलिट्री से रिलेटेड कौन सी पावर है। इसके बाद एक पावर और बचती है कि भारत का राष्ट्रपति क्या डिप्लोमेटिक पावर भी रखता है क्या। ये कैटेगरी बनाई है प्रेसिडेंट की पावर्स की। तो इनको अगर हिंदी में लिखना चाहें अपन, तो ये तो हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार में क्या शक्तियां रखता है, ये हो जाएगा राज्य सरकार में क्या शक्ति रखता है, ये आपातकाल में उसकी क्या शक्तियां हैं, इसके बाद सेना में उसकी क्या शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां, और ये हो जाएगा कि उसकी कूटनीतिक शक्ति क्या है। ये सारी पावर प्रेसिडेंट की है। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। केंद्र सरकार का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, लेजिस्लेचर में उसकी क्या शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है, और जुडिशरी में उसकी क्या पावर है। इसी प्रकार से राज्य सरकार में भी हम ये पढ़ेंगे कि उसकी क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, क्या लेजिस्लेटिव पावर है, और क्या उसकी जुडिशरी पावर है। आपातकाल में, आपातकाल कितने प्रकार का होता है, जब आपातकाल आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे केंद्र सरकार की शक्तियां इस तरीके से बटी हुई है। यदि मुझे एक एक शब्द में डिफाइन करना हो, एक एक आर्टिकल में मुझे डिफाइन करना हो, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 और आर्टिकल 77, दो आर्टिकल यहाँ इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे आर्टिकल 123 इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आर्टिकल 72 इस्तेमाल होगा, और इस जगह पे आर्टिकल 352 से लेकर 356 और 360, ये तीन आर्टिकल आएंगे आपके सामने। और इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 53 का क्लॉज 1 आएगा। डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट की जो आर्टिकल्स हैं 300 से ऊपर, वहां पे मेंशन्ड है। तो देखो आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि भारत सरकार की जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, वो किसके नाम से होंगे, वो होंगे राष्ट्रपति के नाम से। बात समझ में आ रही है कि कार्यपालिका शक्ति किसके पास रहेगी। इसको मैं एक बार और वापस रिकैप करके समझाता हूं आपको। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति सारी की सारी किसके अंदर रहेंगी, राष्ट्रपति के अंदर रहेगी। बात स्पष्ट। आर्टिकल 77 क्या कहता है। आर्टिकल 77 ये कहता है कि भारत में जो भी काम होगा सरकार में, भारत में कार्यपालिका में जो भी काम होगा, वो किसके नाम से होगा। तो यहां पे नाम है प्रेसिडेंट का। तो ये देखो थोड़ा सा अंतर है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होती है। 57 ये कहता है कि कार्यपालिका या भारत सरकार की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो राष्ट्रपति के नाम से होगी। दो आर्टिकल है आपके सामने। आर्टिकल 123 क्या कहता है। आर्टिकल 123 ये कहता है कि जब संसद नहीं हो, मतलब लोकसभा डिजॉल्व है, राज्यसभा स्थगित है, एडजॉर्न है, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति भी टेम्पररी लॉ बना सकता है। उनको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस एक ऐसी पावर है जो राष्ट्रपति को पावरफुल बनाती है। जब पार्लियामेंट नहीं हो तो ये राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर है, जिसको लेजिस्लेटिव पावर भी कहा जाता है। आर्टिकल 72 क्या कहता है। आर्टिकल 72 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति भी है, पार्डोनिंग पावर भी है, वो किसी भी सजा को माफ कर सकता है। पढ़ेंगे, अभी आने दो, मैं केवल एक एक शब्द समझाना चाह रहा हूँ आपको आर्टिकल के बेसिस पे। इसके बाद राज्य सरकार में भी पढ़ेंगे क्या पावर है इसके पास। इमरजेंसी में 3-4 आर्टिकल्स हैं, मिलिट्री में भी आर्टिकल आ गए, और इधर डिप्लोमेटिक में भी आर्टिकल है।
तो यहाँ पे देखो आर्टिकल की भरमार हो रही है, अनुच्छेद भरमार है। अभी तक जो मैंने आपको आर्टिकल लिखवाए, आपको क्या करना है, जैसे राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आप सारे आर्टिकल्स को एक साथ एक ही पेज में नोट कर लेना, लास्ट का एक पेज या 2 पेज छोड़ देना, और जैसे जैसे आर्टिकल लिखे उसको सीक्वेंस वाइज आप लिख लेना। ठीक, तो चलो, ये तो केंद्र सरकार की पावर हो गई, कार्यपालिका की शक्ति, संसद की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट में पावर, इसके बाद राज्य सरकार में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक एक पावर के बारे में डिटेल से पढ़ा देता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति इस कार्यपालिका में क्या पावर रखता है। बात समझ में आ रही है? तो चलो नेक्स्ट शुरू होती है कि प्रेसिडेंट की, भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है। भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स, बात स्पष्ट? तो देखो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ये होता है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका में क्या पावर रखता है। तो कार्यपालिका में पावर, कार्यपालिका की पावर को समझने के लिए हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो ये कि भारत का राष्ट्रपति यहां पे क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति कर सकता है कार्यपालिका के अंदर? तो एक तो हम कहेंगे जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं, जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उनमें ऐसे कौन कौन से पद हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे कौन कौन से ऑफिसर हैं स्पेशल, जिनको स्पेशली तरीके से राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और एक हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कमीशन हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। सर्वोच्च पदाधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो एक तो बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको अपन यूं समाट के समझ लो कि कौन कौन से ऐसे ऑफिसर हैं, कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। दूसरा, कौन कौन से ऐसे लीडर हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, और कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति देश के बाहर भी अपॉइंट करता है, डिप्लोमेटिक भी बनाता है। ऑफिशियल्स की मैं बात करूं तो देखो, सबसे बड़ा अगर हम बात करें, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब जैसे यूपीएससी हो गया, तो यूपीएससी में जो अध्यक्ष बनेगा और जो यूपीएससी के मेंबर होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, चुनाव आयुक्त होगा, और उसके साथ जो सदस्य होंगे उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसी प्रकार से फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसी प्रकार से कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसी प्रकार से जो जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कुछ मेन ऑफिसर्स हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। इसके बाद हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से लीडर हैं जिनका अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किया जाता है। तो सबसे बड़ा लीडर है प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है, नॉमिनेट नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री, इसके अलावा जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। पहले प्रधानमंत्री को बनाएगा, फिर इससे पूछ के बाकी मंत्रियों को बनाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं गवर्नर कि जो राज्यों में राज्यपाल होता है, राज्य का जो हेड होता है, इसको भी ये अपॉइंट करता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को हिंदी में कहेंगे उपराज्यपाल, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर,
कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल बनाया जाता है या केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासक बनाया जाता है वो भी भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। तो राज्यों के मुखिया और हेड ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया, इसको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ये लीडर हैं, तो प्रधानमंत्री को बनाएगा, उससे पूछ के उसके मिनिस्टर्स को बनाएगा, राज्यों के राज्यपाल को बनाएगा, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक को अपॉइंट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं डिप्लोमेटिक। तो भारत का राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हेतु और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनको मजबूत करने हेतु दो ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। एक तो हो गया आपके सामने एम्बेसडर और दूसरा हो गया हाई कमिश्नर। इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी राजदूत और इसको हिंदी में कहा जाता है उच्चायुक्त। तो भारत का राष्ट्रपति विदेशी राजदूत और उच्चायुक्त को भी नियुक्त करता है। ये बात हो गई हाईएस्ट ऑफिशियल्स की कि भारत का राष्ट्रपति इन अधिकारियों को अपॉइंट करता है। ऑफिसर्स में यूपीएससी के अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, कैग, सुप्रीम कोर्ट के जज, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को भी अपॉइंट करता है। लीडर की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री, इसकी सलाह से बाकी मंत्री, राज्यों के मुखिया राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर। डिप्लोमेटिक की मैं बात करूं तो एम्बेसडर, विदेशी राजदूत और हाई कमिश्नर, इनको भी भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। यहां एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, नियुक्त। तो एक शब्द आपके सामने आता है मनोनीत, नॉमिनेट, और एक शब्द आता है चयनित, और एक वर्ड आता है निर्वाचित, इलेक्टेड। इन शब्दों का खास आप ध्यान रखना, क्योंकि छोटा सवाल जो बनता है वो यहां से आपको कंफ्यूज कर देगा कि इनमें से कौन मनोनीत होता है, कौन नियुक्त होता है, कौन निर्वाचित होता है, और किस तरीके से किस बेस पे सवाल बनेगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब इनका मीनिंग समझेंगे। तो भारत में जिस जिसका चुनाव होगा, भारत में जिस जिसका इलेक्शन होगा, वो तो कहलाएंगे इलेक्टेड, निर्वाचित। अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि उसके पास वो क्वालिटी होगी तो उसी को उस क्वालिटी के फील्ड में आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है नियुक्ति। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है तो आईएएस ऑफिसर को आगे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कोई मिनिस्टर है, कोई लीडर है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तो उसी के फील्ड में आगे बढ़ाना हो गया। एक होता है मनोनीत करना, कि उसके पास इतनी योग्यता है, वो इतना फेमस है कि उसको सरकार के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मनोनीत का जो पावर है वो संसद में पढ़ेंगे अपन, उधर राज्यसभा लोकसभा दोनों में, और विधानसभा विधान परिषद में। चयनित मतलब चयन किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं, इनके हिसाब से मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं। बात स्पष्ट। इसके बाद हम बात बढ़ाते हैं आगे स्पेशल ऑफिसर्स, कि भारत का राष्ट्रपति स्पेशल कैटेगरी के कौन से ऑफिसर अपॉइंट करता है। तो देखो, स्पेशल कैटेगरी के ऑफिसर की अगर मैं बात करता हूं, स्पेशल ऑफिसर्स, तो एक तो पहली चीज तो ये कि भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है, वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये ध्यान रखने की बात है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब बात यह आती है कि उस शेड्यूल एरिया को जब वो अनाउंस करेगा, डिक्लेयर करेगा, तो वो किसके रेफरेंस से करेगा? तो किसके रेफरेंस से करेगा? उसके लिए क्या बनाएगा? एक कमीशन बनाएगा। क्या भारत में कभी ऐसा हुआ कि किस क्षेत्र को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है? तो ऐसा भारत में 2 बार हुआ है अभी तक। भारत में 2 बार कब हुआ है? एक तो 1960 में और एक
2004 में। 1960 में पहली बार शेड्यूल कमीशन बनाया गया, यानी ये तो था फर्स्ट शेड्यूल कमीशन और ये था सेकंड शेड्यूल कमीशन। पहली बार जब शेड्यूल कमीशन बनाया गया था 1960 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो इस कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया UN ढेबर। तो UN ढेबर पहले अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष थे। बात समझ में आ रही? और दूसरी बात हम बात करें 2004 की, तो 2004 में किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो 2004 में अध्यक्ष बनाया गया दिलीप सिंह भूरिया को। तो ये 2 बार शेड्यूल कमीशन बनाए गए, 1960 में और 2004 में। तो एक चीज तो ये हो गई कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी एरिया को शेड्यूल डिक्लेयर कर सकता है। दूसरी बात यह आती है कि वो किसी भी ऐसा एरिया जहां पे लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो स्पेशल अधिकारी का अपॉइंटमेंट करेगा, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर। किसके लिए? माइनॉरिटी बेस के लिए, कि किसी भी भाषा का पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए एक स्पेशल लिंग्विस्टिक भाषाई अधिकारी का अपॉइंटमेंट करेगा, भाषाई अधिकारी की नियुक्ति करेगा। और ये प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 350 के क्लॉज ए में। बात समझ में आ रही है? तो 350 का बी है ये। 350 बी में ये प्रोविजन है कि राष्ट्रपति किसी भी अल्पसंख्यक भाषाई अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 350 के तहत। तो ये हो गए राष्ट्रपति के स्पेशल पावर। स्पेशल ऑफिसर बना सकता है, वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है और शेड्यूल एरिया के लिए वो एक मिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकता है, एक हाईएस्ट ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकता है। लिंग्विस्टिक ऑफिसर की तरह शेड्यूल एरिया में भी एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है, कमीशन भी बना सकता है। और ऐसा कमीशन 1960 में बनाया गया था UN ढेबर की अध्यक्षता में, और दूसरी बार बनाया गया था 2004 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि 1960 में राष्ट्रपति कौन थे और 2004 में राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको होमवर्क में करना। बात स्पष्ट? तो ये हुआ दूसरा पार्ट। हम जो पढ़ रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है, तो एग्जीक्यूटिव पावर में हमने एक तो पढ़ा हाईएस्ट ऑफिसर कौन कौन है जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। दूसरा आता है स्पेशल ऑफिसर्स, कि ऐसे कौन कौन से स्पेशल ऑफिसर हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कमीशन हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। तो देखो, कमीशन की अगर मैं बात करूं तो कमीशन वैसे टॉपिक आपके सामने आगे आएगा, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वहां पे ये कमीशनों का नाम आएगा। अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए हम समझ सकते हैं कि SC कमीशन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ST कमीशन, इसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा OBC कमीशन, इसको अपॉइंट करने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको भी भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। इसी प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर विमेन, हालांकि अभी तक ये कमीशन बना नहीं है, अगर बनेगा तो भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। इसी प्रकार से एक कमीशन है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। और जो नया कमीशन बनाया गया है वो कौन सा है? PST काउंसिल, इसका अपॉइंट भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखो, SC कमीशन और ST कमीशन, मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाता हूं। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिजर्वेशन।
और ये रिजर्वेशन का टॉपिक कहाँ आएगा, फंडामेंटल राइट में। मैं आपको वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा किस प्रकार से रिजर्वेशन की स्थिति सामने आई और किस कैटेगरी को किस प्रकार का रिजर्वेशन है। तो एससी और एसटी के लिए भारत के संविधान में प्रोविजन था किसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी के अंदर ये प्रोविजन था कि स्टेट जब भी कोई रूल बनाए, जब भी कोई लॉ बनाए, तो उसके लिए डायरेक्शन है कि जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेज हैं, उनके लिए ध्यान में रखकर ये रूल बनाएगा। तो ऐसा 1951 में जो नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि हम जो सोशली बैकवर्ड क्षेत्र हैं उनको कुछ छूट दे रहे हैं। तो यहां से शुरुआत होती है किसकी, आरक्षण की। इसको सिंपल भाषा में कहें कि एससी और एसटी, इसके साथ साथ एक और आरक्षण शुरू हुआ, वो किसका, एंग्लो इंडियंस का। तो ये आरक्षण की शुरुआत 1951 से हुई है। संविधान में आरक्षण वर्ड नहीं था कहीं भी, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान में पहली बार संशोधन होकर जुड़ा हुआ है 1951 में। तो एससी और एसटी का आरक्षण, एंग्लो इंडियन का आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था और हर 10 साल में ये बढ़ता रहा। अब सवाल ये उठता है कि किस कैटेगरी को एससी में रखा जाए, किसको एसटी में रखा जाए। तो इसके लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमीशंस बनेंगे। तो पहली बार जो कमीशन बना एससी के लिए, वो कमीशन बना 1990 में, 1990 में एससी और एसटी दोनों के लिए एक जॉइंट कमीशन बनाया गया। बात समझ में आ रही है। तो एससी और एसटी जो जॉइंट कमीशन बना वो कब बना, 1990 में। इसके बाद 2003 में जाकर इस कमीशन, जो जॉइंट कमीशन था, उसको अलग अलग कर दिया। एक हो गया नेशनल कमीशन फॉर एससी और एक हो गया नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो 2003 याद रखेंगे, 1990 याद रखेंगे। इसके बाद इससे बीच में 1993 में ओबीसी के लिए एक कमीशन बनाया गया, पर ध्यान रखो बना तो दिया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं दी गई थी। तो अभी रिसेंट 2018 में जाकर ओबीसी को नेशनल कमीशन का दर्जा दिया गया 2018 में। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि एससी का कमीशन संविधान में नहीं था, इसको बाद में बनाया गया। एसटी का कमीशन भी संविधान में नहीं था, ओबीसी का कमीशन भी नहीं था। ये सारे कमीशन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा था, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263 ये कहता है कि भारत में इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति जब दो राज्यों में आपसी विवाद हो जाता है। उस विवाद को सुलझाने के लिए भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत क्या अपॉइंट करता है, इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतरराज्यीय परिषद। ये क्वेश्चन भी आपका सीधा बन के आ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, और किस अनुच्छेद के तहत, 263 के तहत। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एससी और एसटी का जो कमीशन है, ये एससी और एसटी का कमीशन जो 1990 में बनाया गया था, इसको संविधान में संशोधन करके कहाँ रखा, तो आर्टिकल 368 के ए वाले क्लॉज में रखा गया। और इसके बाद जब 2003 में इसको अलग किया गया तो एसटी के लिए एक नया कमीशन बनाया और उसको कहाँ रख दिया, 338 बी में। बात समझ में आ रही है। देखो 338 बी नहीं है, मैं आपको एक बार बताता हूं वापस से। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 338 आर्टिकल 368 में कमीशन रह गया किसका, एससी वाला। ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था एससी के लिए स्पेशल प्रोविजन रखेंगे,
और इसी में एक आर्टिकल और ऐड किया 1990 के बाद, जब अलग अलग कमीशंस बनने लगे तो 2003 में इसको अलग पार्ट किया गया कि एससी का कमीशन अलग रह गया, और अब जो नया कमीशन बना वो 338 के ए में कौन सा कमीशन रख दिया गया, एससी का कमीशन। इसी आर्टिकल के अंदर एक बार और बदलाव हुआ और 338 बी जोड़ा गया। यहां पे कमीशन किसका बना दिया, ओबीसी का कमीशन। तो ये जो तीनों के तीनों कमीशन है, एससी, एसटी और ओबीसी, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 के अंदर ही है। 368, 360, 338 सॉरी 68 नहीं 38 है, 338, 338 ए और 338 बी। तो ये ध्यान रखेंगे, आगे आएगा और आप अपन एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। इसके बाद बात आती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये कमीशन संविधान में कहीं भी किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ये वाला भी संविधान में किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो कमीशन हैं, ये दोनों के दोनों कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अभी इंटर स्टेट काउंसिल पहले से था, अनुच्छेद 263 के अंदर था, और जो जीएसटी जो काउंसिल है ये तो 2017 के बाद आया है। तो आर्टिकल 279 के क्लॉज एक के अंदर ये वाला काउंसिल है। तो ध्यान रखने की बात ये है, ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को हम बाद में और एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भारत का राष्ट्रपति कौन कौन से ऐसे कमीशन हैं जिनको अपॉइंट करता है। एससी का कमीशन, एसटी के लिए कमीशन, ओबीसी के लिए कमीशन, मानवाधिकार आयोग, महिलाओं के लिए कमीशन, इसके अलावा दो राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो उसके लिए कमीशन, और जीएसटी काउंसिल। सबका अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसल्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये आपका जो पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एक ही पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका में कौन सी पावर है। कार्यपालिका का मतलब केंद्र सरकार की जो तीनों अंग हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, उस एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या पावर है राष्ट्रपति की। तो इसमें जो पावर आई आपके सामने, वो एक तो ये आई कि भारत का राष्ट्रपति बड़े बड़े अधिकारियों को अपॉइंट करता है, भारत का राष्ट्रपति स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, और भारत का राष्ट्रपति कमीशन को अपॉइंट करता है। हाईएस्ट ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो कुछ तो ऑफिसर ऐसे हैं जो भारत सरकार में ही काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लीडर बन के काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो विदेशों में जाके भारत के लिए काम करते हैं। जो भारत सरकार में ऑफिसर हैं वो यूपीएससी में, यूपीएससी का अध्यक्ष, सदस्य इलेक्शन कमीशन, वित्त आयोग, कैग, जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और महान्यायवादी, ये सारे अधिकारियों को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडरों की बात करें तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले बाकी मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। इसी प्रकार से डिप्लोमेटिक पावर में एम्बेसडर, विदेशी राजदूत, और हाई कमिश्नर, इनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद बात आती है कि कौन कौन से ऐसे स्पेशल ऑफिसर्स हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो स्पेशल ऑफिसर्स में पहली बात तो आती थी कि राष्ट्रपति किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, और शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने के लिए कमीशन बनाए गए। भारत में अभी तक 2 कमीशन बने हैं। एक 1960 में कमीशन बना था, उस कमीशन का अध्यक्ष यूएन ढेबर था। दूसरा कमीशन 2004 में बना है, इसका अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया था। इसी प्रकार से वो भाषा के आधार पर कोई अगर माइनॉरिटी सेक्शन है उसके लिए भी एक स्पेशल अधिकारी बना सकता है, अनुच्छेद 350 बी के तहत। इससे आगे हम बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे कमीशन हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो एक तो एससी कमीशन और एसटी कमीशन। शुरू में दोनों एक कमीशन थे, और ये दोनों के दोनों एक कब बनाए गए, देखो एससी एसटी का रिजर्वेशन पहले शुरू हो गया है। इसके बाद इसका कमीशन 1990 में बना है, पर वो दोनों जॉइंट में कमीशन था। इसके बाद 2003 में
इसी कमीशन को चेंज किया और दोनों के अलग अलग कमीशन बना दिए। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए कमीशन बनाया गया। इसी प्रकार से ये जो कमीशंस थे इनके बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया। आर्टिकल्स इनके सामने हैं। एससी के लिए अनुच्छेद 338 है, एससी के लिए 338 ए है और ओबीसी के लिए 338 बी है। इसी प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, भारत के संविधान में इसका कहीं भी किसी भी आर्टिकल में जिक्र नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका भी अभी संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इंटर स्टेट काउंसिल, दो राज्यों की लड़ाई को सॉल्व कौन करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति एक काउंसिल अपॉइंट करता है जिसको अंतरराज्यीय परिषद कहा जाता है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल, इसको भी राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया था आर्टिकल 279 ए के तहत। ये सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट पावर थी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अपॉइंटमेंट पावर आ कहाँ रही थी? ये अपॉइंटमेंट पावर आर्टिकल 53 में, 53 ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और इसी कार्यपालिका पावर को अलग अलग जगह पे एक्सटेंड किया हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 ये कहता है कि भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी काम होंगे, जो भी एक्शन होंगे, जो भी कार्य होंगे, वो किसके नाम से किए जाएंगे? नेम, और नाम किसका आएगा यहाँ पे? तो नाम आएगा भारत के राष्ट्रपति का। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो आर्टिकल आपके ये जुड़ गए। यदि अब तक के आर्टिकल को हम एक समराइज करें तो देखो आपके सामने आर्टिकल 52 आ चुका है, आपके सामने आर्टिकल 53 आ गया है, आपके सामने आर्टिकल 54 आ गया है, आपके सामने आर्टिकल 55 भी आ गया है, 56 भी आ गया है, 57 भी आ गया है, 58 भी आ गया है और 60 भी आ गया है, 61 भी आ चुका है। यहाँ इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 भी आ गया है आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 74, आर्टिकल 77, ये कुछ आर्टिकल हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो सारे लगातार आर्टिकल आपके सामने। हाँ 62 भी तो आ गया है, 71 भी आ गया है आपके सामने, 72 भी आ गया है, 73 गायब है, 75 गायब है, 77 आ गया है। ये आर्टिकल आपके सीक्वेंस वाइज आए हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से हमने पढ़े हैं। तो आप सबको बाद में एक साथ ही लिख लेना कि 52 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा, अलग अलग जगह आपने लिखा है, उसी को कंबाइंड कर लेना। ठीक है, चलो कुछ बातें नोट कर लेते हैं आज की क्लास की। क्या आपने लिख लिया है साथ के साथ? वैसे तो आप लोग कम है नहीं, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ सारी चीज़ों को साथ के साथ छाप लेते हो। बताओ लिखवाने की ज़रूरत है या फिर लिख लिए हैं तुमने? चलो तो फिर क्लास एंड करें आज की। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की दूसरी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर कंप्लीट हुई है, अभी लेजिस्लेटिव पावर बाकी है, बाकी और पावर सारी पेंडिंग है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली क्लास में।